Aman, are you here? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. So I have questions of Rupesh and Shashank. Okay. तो शशांक के क्वेश्चंस पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री से थे. Yes. तो सर मुझे इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देख के ऐसा लगा कि इनको नॉलेज तो है, काफी नॉलेज है, पर थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग में काफी बदलाव आ सकता है. जैसे कि एक क्वेश्चन था, अम, अगर शशांक इस मीटिंग में है. Yes, Sasank is here. And others also, please listen to the question. Okay, listen to the question and what Aman says thereafter. हाँ, तो क्वेश्चन था कि हाउ फार डू यू अग्री दैट दो अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन सेट द स्टेज फॉर मॉडर्न वर्ल्ड, इट वाज रशियन रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट पीपल ऑन द स्टेज. कमेंट. तो इसमें आपको ये बताना था कि हाउ फार डू यू अग्री, एज इन इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट आप किस हद तक आप इस बात से अग्री करते हैं, किस हद तक आप इस बात से अग्री करते हैं दैट अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन डिड सेट द स्टेज फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, बट रशियन रेवोल्यूशन ब्रॉट पीपल टू द स्टेज. तो इनका फिफ्थ क्वेश्चन था जो इन्होंने लिखा. और इन्होंने इंट्रोडक्शन में शशांक अगर हैं तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में रेवोल्यूशन के बारे में लिखा, विच आई Yeah. थिंक इज थोड़ा सा नॉट रेलेवेंट एज सच, जो कि इनको थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अमेरिकन फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन की डेट और टाइम पीरियड प्रोवाइड करना चाहिए था. और थोड़ा थोड़ा कॉजेस को भी अगर एड्रेस कर सकते थे हल्का सा, तो वो कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रेवोल्यूशन की एक डेफिनेशन लिखना कि रेवोल्यूशन इज अ कंप्लीट अपहीवल ऑफ सोसाइटी. उसके बाद इन्होंने रोल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रोल ऑफ रशियन रेवोल्यूशन बताया. बट ये बताना है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन का डिमांड ये है कि हाउ फार डू वी अग्री दैट अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन सेट द स्टेज. तो ऑल्दो इन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के पॉइंट्स बताए हैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं जिसको रशियन रेवोल्यूशन ने फुलफिल किया. जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद भी वोटिंग राइट सबको नहीं मिला था, जो कि रशियन रेवोल्यूशन में वो चीज खत्म हो गई, बिकॉज रशियन रेवोल्यूशन वाज मोर अबाउट इक्वालिटी. तो दोनों एस्पेक्ट को नहीं एड्रेस किया गया है. और ये बाकी क्वेश्चंस में भी देखा जा सकता है कि क्वेश्चन को पूरी तरीके से नहीं समझा जा रहा है. इंस्टेड ऑफ रशियन, फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन को देख के उन तीनों का रोल लिख दिया गया है. ऑल्दो ये बात बोलनी पड़ेगी कि नॉलेज बहुत अच्छी है, पॉइंट्स भी अच्छे हैं, और नॉलेज वाले एस्पेक्ट में कहीं कमी नहीं है. एड्रेस करना है तो वो स्ट्रक्चर है और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. कि अगर क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया कि हाउ फार डू यू अग्री और टू व्हाट एक्सटेंट और एग्जामिन, तो आपको दोनों साइड्स को एड्रेस करना है. Yeah, if I may, आपको यस, yeah. प्लीज गो अहेड. Actually, regarding the knowledge part, those questions were written while this program by Ed Sardi, wherein there's a live answer writing session. Yes, Yeah, so I was actually doing that. So I wasn't very good with either world history or post independence, but I finished it today in the morning. I mean, I finished it by today. So I'll be writing more without hearing to the content by them, and that'll probably give you a better idea of my knowledge. One and two, I'll also keep working on the side. So I have. I just wanted to reiterate that I said your knowledge is up to mark. It is good, but it is just that you need to take some time of reading the questions thoroughly, that what is exactly being asked. So if you are doing it in live answer writing sessions of HRT, just take a moment to read what they're actually asking, and try to find out the content for that answer out of which is perfectly fine. So, ma'am, I had another question to ask. Is it fine if I write the role of American and French revolutions in one subheading, and then write their shortcomings of American and French revolutions, and then go on to Russian Revolution? How Russian Revolution? Yeah, how Russian Revolution brought people to the stage, and how they also set the stage. You have to write about how they, how they set the stage for the revolution, and how they became a role model for other revolutions. But at the same time, they had some shortcomings because mass participation was missing, especially in American Revolution. So how Russian Revolution, it brought people to the stage.
and how it talked more about equality. American Revolution के बारे में ये कह सकते हैं कि इसमें not everybody got equal voting rights, or there were other things about American Revolution and the French Revolution, कि how it, you know, it started as a revolution, but there was no concrete democracy at the place. So you should also write about these things. I actually thought I should, address them one by one, like American Revolution first, and then French, and then Russian. So that's why I couldn't find space. But yeah, like you said, I'll write role of American and French in one heading, and then I'll write the shortcomings, and then yeah, I'll try to make that structure. Yes, and also the introduction that you wrote about, you wrote a definition of revolution. Yes, which I think is a good thing, but not relevant to the question. Yes, definitely not relevant to the question. yes, Because if someone is going to check the answer and he or she reads this definition, they get this idea कि इसको if it is a history, you must put the time period. You must write the time period of American, French, and Russian Revolution, which is missing. So friends, are you the point? See, as of today, it is with respect to all the papers, GS 1, 2, 3, 4. Now the definition has no more relevance in the introduction. To give a very catchy introduction, which should attract the eyes of the examiner. So you have to give very catchy introduction, which is relevant to the question, obviously, and that has something good fact in this, good good data, or any current event related to that question. तो अभी रिवोल्यूशन की डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, और फॉर दैट मैटर कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा. We have to put some very good argument in the introduction itself. Okay, and then second thing which we tend to miss is that हम आंसर लिखते जाते हैं, ठीक है, और फिर हमारा ध्यान नहीं रहता क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी. तो हम 10 मार्क्स में दो पेज कंप्लीट करते हैं, और 15 मार्क्स में हम 3 पेज कंप्लीट करते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि पहला पेज कंप्लीट होते हैं ना, रीड द क्वेश्चन अगेन. सेकंड पेज कंप्लीट हुआ, रीड द क्वेश्चन अगेन. तो आप कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट कंक्लूजन तो ऐसा हो विच क्वेश्चन इज डिमांडिंग. ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द फॉरवर्ड कंक्लूजन, लेकिन एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो ये अपनी आदत डाल लो कि पहला पेज कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन दोबारा पढ़ा, सेकंड पेज में कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन दोबारा पढ़ा. सो दिस इज हाउ यू विल नॉट मिस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एंड ऑल्सो क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं, use those words into your answer again and again, with the little trick that it should not feel that you are repeating. उससे क्या होगा, क्वेश्चन एग्जामिनर को ध्यान रहेगा, यस ही इज. अपना आंसर देखना कभी दोबारा कि जब तुम्हारे ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स हो जाते हैं, 120 वर्ड्स हो जाते हैं, क्वेश्चन का वर्ड जो है एक भी वर्ड आंसर में नहीं आता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि लिखते लिखते कहीं और चले जाते हैं आप. ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखना है. इंट्रोडक्शन हैज टू बी वेरी गुड, जिसमें डेफिनेशन नहीं आना चाहिए. डेवलप योर हैबिट, यू विल डू इट इन अ टाइम. ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बचा है तो डेफिनेशन आएगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो लिखना है. ठीक है, लेकिन हमें क्वालिटी इंट्रोडक्शन लिखना है. एंड यूज द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन इन योर आंसर, एंड सी द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन आफ्टर अ व्हाइल, after every page. Okay, we can go for next discussion. I wanted to add one more thing. I wanted to add one more thing to this question, और ये सबके लिए मतलब it is helpful for each paper, which is like these days we have seen in topper copies people are going for post content. So what is being asked and something extra. So in this particular question, they said, especially with regards to the conclusion that Shashank has written, it is about how American and French Revolution set the stage and not Russian Revolution. But in the conclusion, he has written something like how society evolves and these things, which I think is again a bit
not relevant. Instead of that, he can also address the second aspect of the question कि कैसे Russian Revolution भी was also inspired by American and French Revolution. So American and French Revolution भी एक रोल मॉडल की तरह थे फ्रेंच रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन के लिए. या अगर ये कंक्लूजन नहीं कर सकते तो हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि इन तीनों रेवोल्यूशंस की रेलेवेंस बता सकते हैं. हाउ रशियन रेवोल्यूशन ने सोशलिज्म को इंस्पायर किया या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडिया को बढ़ाया. तो जो कंक्लूजन है वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए और क्वेश्चन के एक एस्पेक्ट को एड्रेस करना चाहिए, जो कि इस आंसर में मुझे नहीं दिखा. You want Yes. me not to go too far from the question and You have gone for, yes, you have gone for something very philosophical about society being evolving and all that. Instead of that, you could have written how Russian Revolution was also inspired by American and French Revolution, and how yeah. So that is, I think, is slightly more relevant to the question. Got it. I hope you're getting my point. Yes, absolutely. Or probably writing that how these three revolutions are very relevant to this time and age. How American Revolution is the Bill of Rights, about the liberty, equality, fraternity, or the socialism of Russian Revolution. So relevance of these topics of the syllabus will also, add more value to your conclusion. That is it. Okay. So अभी योगेश, अंकित, इनका भी क्वेश्चन है. एंड काजल. नहीं है अभी ने. ओके रणवीर, आपने क्या प्रिपेयर किया है वो बताइए. सर मेरे पास दो क्वेश्चंस थे, उसमें दो एथिक्स के क्वेश्चन है, तो दो कोट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं उनको बताना चाहता हूँ. अभी एक कोटेशन था, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग. तो उससे पूछा था मेरे से कि इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं और इनमें क्या लिखना होता है. तो सबसे पहले तो हमें पता ही है स्टेटमेंट कोटेशन गांधी जी का है, तो हमें सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में जो हम समझ पाते हैं उसी लैंग्वेज में 2-3 लाइन में उसको डिस्क्राइब करना होता है, या कोई करंट का एग्जांपल है तो वो लिखना होता है. उसके बाद में डायरेक्टली बहुत सारे एग्जांपल से, अलग अलग फील्ड से एग्जांपल लेके हमको वो स्टेटमेंट जस्टिफाई करना होता है, यानी कि प्रेजेंट डे में उसकी क्या रिलेवेंस है उसको जस्टिफाई करना होता है. तो जैसे ये स्टेटमेंट था, मैंने इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर तैयार किया था कि इसको कैसे लिखते हैं. तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में एक कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन की बात की जा रही है. गांधी जी ने बोला था कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा वो हम्बल भी होगा, वाइज होगा, थॉटफुल होगा. तो किसी भी सिचुएशन को पहले खुद समझेगा, उसके बाद में आगे वाले लोगों को बताएगा. न कि वो एक एग्रेसिव होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, जो सिचुएशन को देखा और तुरंत ही उसका रिएक्शन दे दिया. वो वीक लोग होते हैं जो फॉरगिव नहीं कर पाते हैं. जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो पहले उस चीज़ को अपनी थॉट प्रोसेस में लेके जाते हैं और उसके बाद में रिएक्शन देते हैं. यानी कि एक ऐसा वेपन है जो विनिंग द हर्ट विद लव, इस टाइप का एग्जांपल सेट करता है. तो अगर हम इसको हिस्ट्री में जाके देखें तो एग्जांपल्स से जैसे जर्मनी ने फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद में जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी उसको उन्होंने ढंग से फॉलो नहीं किया, या फिर उनको वो ट्रीटी इतनी अनबैलेंस्ड थी कि वो फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन उसको ढंग से समझ नहीं पाए और अपनी जो बात थी उसको सही मीडियम के थ्रू समझा नहीं पाए, तो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ. वैसा ही साउथ अफ्रीका का जब उनको आज़ादी मिली थी तो उन्होंने गोरे और काले दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया था. उनकी जो रंग भेद की नीति थी फिर भी उन्होंने सबको माफ कर दिया था कि हमें सबको साथ लेके आगे बढ़ना है ताकि एक पीसफुल और जस्ट सोसाइटी बने और सब लोग मिलजुल के नेशन बिल्डिंग में काम करें. तो ये दो एग्जाम्पल थे जिसमें साउथ अफ्रीका ने तो एक स्ट्रॉन्ग की तरह काम किया था और उस टाइम जर्मनी ने जो काम किया था वो वीक की तरह काम किया था. वैसे रिसेंट एग्जाम्पल था फिजी और इंडिया का. फिजी में भी 1980s के आसपास जो फिजी इंडियंस थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था. जो गिरमिटिया लोग थे वहाँ जाके बसे थे उस टाइम, तो उनको वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं दी गई थी. इंडिया ने काफ़ी चैनल के थ्रू सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी,
लेकिन ज़्यादा सुधार हुआ नहीं था। अब लंबे टाइम के बाद में अभी जब प्राइम मिनिस्टर फिजी गए थे तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी पूरे गिरमिटिया लोगों से। फिजी के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने गिरमिटिया लोगों से माफ़ी मांगी थी कि हमने बहुत लंबे टाइम तक आपको अलग रखा है, आइसोलेटेड रखा है। तो वो भी एक, इंडिया ने उनके साथ अच्छा बिहेव किया, बजाय इसके कि उन्होंने सॉल्ट टेम्पर्ड होकर उस कंट्री के साथ रिलेशन खत्म किए थे। अच्छा बिहेव किया था एक हम्बल और वाइज थॉटफुल प्रोसेस के थ्रू। तो उसका अल्टीमेट जो आउटपुट था वो एक जस्ट और पीसफुल सोसाइटी के रूप में सामने आया था। वैसे भी प्रेजेंट डे में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सोसाइटी में जितने अटैक्स होते हैं, एसिड अटैक है, मर्डर है, ये सब शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों के द्वारा किए गए काम होता है, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं और उसको एग्रेसिव में आके तुरंत रिएक्शन देते हैं। एसिड अटैक है या मर्डर है, इसी के एग्जांपल है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा उसकी एबिलिटी होगी एक खराब सिचुएशन में खुद को हैंडल करने की, और अपने उन सारी सिचुएशन को एक थॉट प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करने की, और सामने वाले व्यक्ति को बहुत इजी वे में समझाने की, ताकि एक पीसफुल सोसाइटी बने। इस कोटेशन में हम लास्ट में थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट भी लिख सकते हैं कि फॉरगिवनेस हमेशा सभी के लिए सही नहीं होता। कुछ क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे अगर अपने एक नेशन का मामला है, इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया चाइना हो, जहाँ पे कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, जहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट का मामला है, तो वहाँ पे हमेशा फॉरगिव नहीं किया जा सकता। तो ऐसे थोड़ा सा इसके बारे में लिखे और 90% पॉजिटिव व्यू लिखे इस फाइनली कंक्लूड किया जा सकता है इस क्वेश्चन। ऐसा ये क्वेश्चन और था, वो भी एथिक्स का था, सेम कोटेशन क्वेश्चन था। Just वो था कि वी कैन इजीली फॉर अ चाइल्ड who is afraid of dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light. कि हम किसी एक छोटे से बच्चे को तो माफ कर सकते हैं जिसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति जिसको सारी सिचुएशन का पता है, उसके बावजूद भी वो साथ नहीं देता है, तो वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ऐसा कोटेशन बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसे में भी आया था पिछली बार, कि नहीं पिछली बार नहीं आया था, 2-3 साल पहले आया था, कि अगर आप न्याय के साथ कितने खड़े हो ये मुद्दा नहीं है, आप अन्याय को कितना मूक बन के सपोर्ट करते हो वो ज़्यादा बड़ा समस्या है। आपको चीज़ों का नॉलेज है या नहीं है, वो फिर भी मैनेज कीजिए। है आपको नॉलेज होने के बावजूद आप गलत लोगों का विरोध नहीं करते, वो सबसे बड़ा इशू है। इसमें आप लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में देखते हैं। जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग नेशंस है, उनका क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करने में जो रोल है वो बहुत ही कम है, और जो डेवलप्ड नेशन है उनका 50% ज़्यादा रोल रहा है। तो लेकिन जो बर्डन है वो ज़्यादा लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग नेशन है उनको झेलना पड़ रहा है। तो इसके लिए कंसेप्ट है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड लायबिलिटी। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखते नहीं है, वो अभी भी अपने सेल्फ सेंट्रिक है और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। यानी कि वो लोग समझदार है, उनको चीज़ों का आइडिया है, उसके बावजूद भी वो सही और गलत को जानबूझ के डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद का बेनिफिट हो रहा है। तो वैसे ही कोई चीज़ अपन देखते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, मी टू मूवमेंट था, या ऐसे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उसके बावजूद भी वो अलग थलग बने रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी इमेज को बचाने के लिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट का केस है, गैस लीक हुई है, अभी दिल्ली में रिसेंटली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी, जबकि उनको रूल्स और रेगुलेशन का सब कुछ पता है, फिर भी वो अंधेरे में बने रहते हैं। जो स्टूडेंट थे वहाँ पे जो पढ़ रहे थे, वो तो चाइल्ड है, वो अंधेरे में, उनको पता नहीं है कि सिचुएशन क्या है और क्या होगा, जबकि जो कोचिंग चला रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, वो उनको सारे रूल्स का पता है, उसके बावजूद भी वो सेल्फ सेंट्रिक, उनको लगता है कि क्या ही दिक्कत है, नुकसान होगा तो हमें ज़्यादा फाइनेंस होने वाला है। स्वच्छ भारत मिशन है, उसमें भी हमने देखा होगा कि लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, बाहर पूरा कूड़ा फेंक देते हैं, जबकि उनको पता है कि इन्वायरमेंट को कैसे साफ रखा जा सकता है। ऐसे जितने भी करंट के एग्जाम्पल हैं वो आपको लिखने हैं। कोविड में हम जाके देखेंगे तो कोविड में बहुत सारे इस कोटेशन पे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कैसे सेल्फ सेंट्रिक कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत सारी होल्डिंग कर ली थी दवाइयों की, एसेंशियल कमोडिटीज़ की,
जबकि उनको पता था कि कितनी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वो सेल्फ सेंट्रिक थे, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दिख रहा था। और एक साइड में जो लोग अनभिज्ञ थे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे, उनको इसेंशियल मेडिसिन मिल नहीं रही थी, उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, लेकिन जो पूरा बर्डन है वो झेल पा रहे थे। साइड लेवल के केस में देखते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनकी तो मजबूरी होती है बेचारों की काम करने की, उनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं होती या उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला होता है, उनको तो माफ़ किया जा सकता है। जो ये काम करवा रहा है उनको सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद भी अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो इसी एक लाइन पे हर अलग अलग फील्ड से आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप से लेके प्रेजेंट तक बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। सब ऐसा सिंपल लैंग्वेज में अपने को समझाना रिलेशन को, उसके बाद में प्रेजेंट में कौन कौन से एग्जांपल्स है वो लिखने हैं, जिसकी प्रेजेंट में क्या रिलेवेंस स्टेटमेंट की, भले ही ये चीज़ पूछे ना पूछे, तो एथिक्स के पेपर में क्लियरली लिखा होता था कि कोटेशन को आप अपनी लैंग्वेज में क्या समझते हो, प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है वो बतानी है। आजकल सिंपली इतना ही लिखा होता है कि कोटेशन का क्या मीनिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है वो एग्जांपल्स के थ्रू बतानी होती है। तो जितने मैक्सिमम एग्जांपल्स लिखेंगे इन क्वेश्चन में उतने ही मार्क्स मिलते हैं, और सेम कंसेप्ट ऐसे में भी अप्लाई होते हैं। तो सर मेरे हिसाब से मैंने ये 2 क्वेश्चन को बता दिया, तो इसके अलावा कोई ऐड करना हो तो आप थोड़ा बता। Very good comments on yes. आप लोग समझ रहे हैं। डू वन थिंग ना कि मतलब उसके जो वर्ड्स हैं ऐसे के वो पिक करो और फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेन कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है, इट इज चाइल्ड वर्सेस मैन। ठीक है, अब देखो ऐसे फिलोसॉफिकल ऐसे यहाँ पे आपके दिमाग के साथ खेल रहा है कि इट हैज अ हिडन मीनिंग ऑल्सो। तो इट इज नॉट ओनली द चाइल्ड वर्सेस मैन, इट इज मेच्योरिटी वर्सेस इमेच्योरिटी। समझ रहे, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इमेच्योर लोग हैं, दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, तो उनको एक बार को माफ किया जा सकता है, लेकिन को चीजें पता है, जो मैच्योर हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, फिर वो ऐसे काम करते हैं तो उनको माफ नहीं किया जा सकता है। तो ये सिर्फ ऑब्वियसली चाइल्ड के एग्जांपल्स वी हैव टू राइट, लेकिन गरीब लोग हैं फॉर एग्जांपल, अब वो गरीब हैं, और जैसे आपने एक जजमेंट भी सुना होगा कि एक चाय वाला, एक जजमेंट था, इट वाज बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली, रेलवे कोर्ट। एक चाय वाला दुकान बिना लाइसेंस के ट्रेन के अंदर चाय बेच रहा था। बड़ा उम्र में बड़ा है वो, बट क्या कर सकते हैं उसका। अब क्या जज उसको सजा देगा कि दैट यू आर नॉट हैविंग द लाइसेंस। सो दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स, वो इट शोज कि भाई उसकी जो सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से वो काम कर रहा है, एंड वी नीड टू इंप्रूव ऑन दोस सिचुएशंस। तो यू हैव टू फाइंड द हिडन मीनिंग आल्सो in the essay, title of the essay. So child versus man is about mainly about maturity versus immaturity. तो अब उसको आप डिफरेंट एंगल्स में ले जाओ। ठीक है, पॉलिटिकल एंगल में पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी, पीपल नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स। इकोनॉमिक में ले जाओ, इंटरनेशनल रिलेशंस में ले जाओ, जैसे रणवीर ने बताया है। ओके, हाँ, अब कोई किसी का डाउट था इसमें? ठीक है, अभी और कोई क्वेश्चन सर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे डिग्री के लिए। तो यार एक Review. हाँ, वन प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग एंड माय मेंटर्स आर फेसिंग, कि आपके यूजर नेम नहीं समझ में आते यार कि किसका क्वेश्चन कौन सा है। तो यू डू वन थिंग ना, अपना यूजर नेम है ना प्रॉपर रखो। ठीक है, अपना यूजर नेम Okay. क्योंकि एक बात वो बताओ तुम, कि जब IAS IPS बन जाओगे तब भी तो यूजर नेम के आगे लगाओगे ना बढ़िया सा अंकित द IAS, है ना? सर वो यस सर वो ए नाम से होगा टेलीग्राम ग्रुप में। मैं अगर मैं उसको फ्लैग कर सकता हूँ तो। लेट मी सी। I had also Even mine, sir. Kajal. Kajal, okay.
सर मैंने भी ऐसे भेजे थे। है ना, critically analyze the factors that transformed 1857 revolt from a military into a national insurrection. Yes, sir. Yes, sir. This one, huh? Yes, sir. Okay. Aman? So give me some time. I will review Yes, Kajal's yes, ma'am. answers. Okay. So Aman will discuss the Kajal's answer in just 2-3 minutes, okay? Until then, we can discuss the answer of Ankit. So it is critically analyze the factor that transformed 1857 revolt from a military meeting into national insurrection. Okay. So it was just it wants to ask about कि पहले छोटी सी मीटिंग हुई, military meeting, and फिर एक बड़ा आंदोलन बन गया nationwide. So we have to critically analyze this. So so the introduction what Ankit has written, the process of 1857 revolt was in local military meeting, which gradually transformed into First War of Independence, as termed by V.D. Savarkar. So this is a fine introduction, I would say, because you have mentioned this some new information. This is good. You have mentioned a new information that how it became a national insurrection. Now you have quoted some author or some freedom fighter who says that yes, it has become a national insurrection. So you have quoted V.D. Savarkar, who says it is the first war of independence. So this is how you give the weightage to the introduction, and you tell your examiner that yes, I am aware of the fact that it has got into the national insurrection. So now second the next Ankit discusses that flashpoint of military meetings. So he is saying he's written some events of the 1857. Okay, now this is a good point. This is a good way of showing that yes, it initially started with the military meeting. Okay, and then how the events folded into the national level, folded at the national level. So this is good. Okay, then you have written the factors for beginning as a military mutiny. So what were the factors responsible behind the mutiny? Okay, now अब इसमें आपने factors के लिखने के बाद में which are the events, and then you have written factors that transformed revolt into national insurrection. So you have written factor that transformed 1857 from a mid. So यहाँ पे थोड़ा सा analysis जो है वो रह गया है, because you have just put on the factors responsible for the national insurrection and factors responsible for the meeting. ठीक है, यहाँ पे critical analysis थोड़ा सा रह गया है. अब आप rather उनके factors बताने की बजाय आप heading ही ऐसे दें, the analysis of the 1857 revolt. ठीक है, and then देखो content वही use होने वाला है. Yes, content sir. वही use होने वाला है. आप only that you have to mold your content into the words of the question. ठीक है? Yes, sir. So for example, then again you have written the character of the revolt. So character of the revolt में आपने लिखा है weak central leadership थी, that was right. Various self-interest, that was geographic reach थी, that was right. All these things are right. But heading को आप इसको character of the revolt मत बनाइए. You have to analyze with respect to all these points, and आप heading बनाइए कि आप how the analysis goes on. ठीक है, क्योंकि Okay. देखो मैं क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ, मैं अगर इसको थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूँ, व्हाट वर द कैरेक्टर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट्स, तब भी आपका आंसर यही होगा. और मैं Yes, पूछूं critical analyze the 1857 revolt which started from a military meeting and resulted into a national. So आपका flow ऐसे होना चाहिए कि it is how it started from the military meeting and then how it got into the national insurrection. Otherwise, Okay, the content and the awareness about the question is very good, no doubt. Okay.
So second question is Pacific ring of five accounts for around fire, Pacific ring of fire. Pacific ring of fire. Okay, Pacific ring of fire accounts for around 75% of the world's active volcanoes and is prone to major earthquake and volcanic eruptions due to tectonic forces at play in the region. Okay, and the directive word is discuss. So we have to just discuss. अब हाँ ये होता है देखो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में there is nothing to critically analyze or there is nothing to do something extra. ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं. आप NCERT पढ़ लीजिए. This is my advice to all of you. आप सिर्फ NCERT पढ़ लीजिए. फिजिकल, ह्यूमन, इंडियन तीनों NCERT 11th-12th की. And you will be able to solve all the geography question in just one go only. और कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. For example, I got the question कि इंडिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? And it is written in the NCERT कि इंडिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, है ना? और अब जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्वेश्चन आया था, I also got in my mains exam. तो उसमें लिखा है NCERT में कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है and what is the relation of earthquake and volcanic eruption, कैसे बनता है, and there is a diagram also. So Ankit has done a very good thing that he has shown the diagram of Pacific Ring of Fire. Geography के सभी क्वेश्चंस में डायग्राम आना ही चाहिए और कुछ नहीं आया, कुछ भी दिमाग में नहीं आया तो इंडिया का मैप बना दीजिए और वो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पुट कर दीजिए. रिवर पूछा है, अर्थक्वेक पूछा है, फ्लड पूछा है और क्या माउंटेन्स पूछा है, कुछ भी पूछा है, इंडिया का मैप बनाइए और उसमें पुट कर दीजिए. ठीक है. This is how you will at least save the time. You will be able to save the words and you will be able to give more information in. Okay. And yes, whenever you make the diagram for Ankit, it is for you also that you have not labeled the diagram and you have not boxed the diagram and below the diagram you write figure dot Pacific Ring of Fire. इस टीचर कैसे हमें परेशान करता था कि डायग्राम की लेबलिंग करो. Yes, sir. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, लेबलिंग ऑलवेज डन ऑन द राइट साइड. ठीक है. डायग्राम का घोच-पोच नहीं बनाना है कि 4 राइट से कर दिया, 4 लेबलिंग लेफ्ट से कर दिया. लेबलिंग हैज टू बी डन ऑलवेज थ्रू द राइट साइड ओनली. फिर उसको बॉक्स में डालो, ठीक है, और नीचे लिखो फिगर ऑफ पैसिफिक रिंग. बहुत अच्छा दिखेगा. एंड वन मोर थिंग, अब ये थोड़ा चाइल्डिश लग सकता है, अगर डायग्राम पेंसिल से बनाओगे दैट विल गिव मोर इम्पैक्ट, बट अगेन टाइम मैनेजमेंट करना है. अभी से प्रैक्टिस करोगे तो फिर वहां पे मेंस में भी कर पाओगे. ठीक है. सो दिस आंसर इज गुड दैट यू हैव रिटन द फॉर्मेट. यस प्लीज. सर पेंसिल से लिखने का ट्राई किया था बट उसमें ये हो रहा है कि पेन में मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, पेंसिल में मुझे लगता है मैं रब कर सकती हूँ, तो मैं थोड़ा मतलब परफेक्शन के लिए तो मेरा उसमें टाइम जाता है. पेन के टाइम मुझे पहले ही पता है कि अभी मतलब पहले से ही मुझे ठीक करना पड़ेगा, इसको रब नहीं किया जाएगा. That is fine. This is the main critical thinking which we want to develop in you. अगर आप सेटल हैं इसी चीज को लेकर, then you should follow that only. ठीक है. ये जस्ट मेरा एक आइडिया था because I used to do that. और अगर किसी ने अभी तक बनाना शुरू नहीं किया है डायग्राम तो वो पेंसिल से ट्राई कर सकता है. कलर पेन यूज करती हूँ फिर उसके मतलब अगर मुझे होता है पॉसिबल तो आई यूज कलर पेन. सही. हाँ, that's the point. So there is a distinction ना. There is a distinction. आप ब्लू से आंसर लिख रहे थे, ब्लू से डायग्राम बना दिया, डिस्टिंक्शन नहीं आई. या तो पेंसिल से बनाया या फिर काजल की तरह कलर पेन से बनाया. सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन. तो दिस काइंड ऑफ स्मॉल और बिग डिस्टिंक्शन यू हैव टू मेक इन योर आंसर्स. ठीक है. सो यस अंकित, द सेकंड आंसर इज वेरी गुड. ऐसे ही करना है. ओके. एंड यस यू कैन पुट एज आई कैन सी it is the question is of Pacific Ring. So have you come across any news of earthquake and volcano around the Pacific Ring in past 1 year, 2 year, 5 year, 10 years? So this is up to you. Whenever you get the news about something,
It is with respect to geography question. See what happens, geography question में तो static content है, कुछ नया नहीं पुट कर पाओगे, क्या करोगे? सभी एनसीईआरटी पढ़कर गए हैं, तो तुम भी वही पढ़ोगे और वही लिखना है। तो नया पुट करने का तरीका यही है that you whenever you are reading the news of the geography topics, आप उसको जैसे मैंने बताया था फर्स्ट डे वी हैव टू डू द एक्सरसाइज के जो पॉइंट्स हैं उनको ब्लैंक पेपर लिखो एंड देन राइट द थिंग्स, वेरी क्रिटिकल थिंग्स अबाउट दोज टॉपिक्स। What was the epicenter of that? दो तीन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो अब ये देखो कि बाहर वर्ल्ड में कहीं वोल्केनो और अर्थक्वेक आया था क्या इस रिंग पे, ठीक है। और ये तो और अच्छा होगा कि इफ दैट अर्थक्वेक हैज इंपैक्टेड इंडिया, तो ये तो आपकी ग्लोबल प्लस इंडियन न्यूज बन जाएगी, सो दैट विल बी गुड थिंग, ठीक है। ओके, सो यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, so we will discuss some questions of Kajal. Aman, are you ready? Yes sir, yes sir. So मैंने इनके Okay. आंसर्स पढ़े which are related to modern history. सर अगेन जो नॉलेज है उसमें कोई कमी नहीं है, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग बेटर हो सकती है। काजल, आपका जो सेकंड आंसर है उसमें जो आपने टेबल बनाई है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे आपने एड्रेस किया है, बट थोड़ा सा आप एग्जांपल्स और डाल सकते हो। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, तो आप कोई एग्जांपल बता दीजिए, कोई नॉन वायलेंस रिलेटेड या सत्याग्रह का एग्जांपल दे दीजिए, या सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी जी। Yes, ma'am. हाँ, so put some examples, some more data into this. जब आप महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस की बात कर रही हैं तो आप कोई एक फैक्ट भी डालिए, या सुभाष चंद्र बोस की नॉन वायलेंस की बात कर रहे हो तो पुट सम डेटा, जो उन्होंने नेशनल आर्मी बनाई थी उसके बारे में आप बात कर सकते हो। और एट द सेम टाइम जो पोस्ट कंटेंट की बात की गई है कि अगर आपने उनके डिफरेंसेस बताए हैं तो थोड़ा सा एड्रेस करिए वो सारी एरियाज पे जहाँ पे उनके आइडियाज कन्वर्ज कर रहे हैं। Okay. हाँ, इससे आपके आंसर को थोड़ा और वैल्यू मिलेगा। सेकेंड चीज, जैसे आपका ये मॉडरेट्स वाला आंसर है, विच इज अ गुड आंसर, इट्स अ गुड आंसर, बट आई थिंक थोड़ा सा वन सेकेंड, you can like this question about 1857 revolt, how uprising led to a watershed movement in evolution of British policies. तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, बट आप इन थोड़े से क्लस्टर्ड पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपने अराउंड 7 पॉइंट्स दिए हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, explain how uprising of 1857 constitutes an important watershed movement, Yes, yes. तो आपने 7 पॉइंट्स दिए हैं, पर आप इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर कर सकती थी। जैसे कि मैम, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आप एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ सोशल चेंजेस जो आए हैं, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल आ जाएगा उसमें, रेशियल हेट्रेड वाला पॉइंट उसमें आ जाएगा, फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में आपका मिलिट्री वाला भी आ जाएगा, और जो दूसरी चीज है वो आ जाएगा। फिर पॉलिटिकल चेंजेस आप कर सकती हैं, प्रेस में जो रिस्ट्रिक्शन की आपने बात करी है, तो ऐसे 4 सोशल लीगल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और सोशल चेंजेस, ऐसे 4-5 पॉइंट्स करके उसके सब पॉइंट्स आप बना सकती थी। yes, yes. तो ज्यादा ज्यादा स्ट्रक्चर लगता है और समझ में आता है, ऑल्दो आपके पास नॉलेज वही है और इसी चीज को बेटर स्ट्रक्चरिंग करनी है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, यस मैम। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब लिखना होता है और वो 7 मिनट में मैं टाइम लेके चल रही हूँ, तो एकदम से मुझे नहीं हो रहा है, ये मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब आप ये ऐसे हेडिंग सोचो ना देने कि में भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। हेडिंग सब हेडिंग में ट्राई कर रही हूँ, बट एकदम से नहीं मुझे आता, तो वो प्रैक्टिस से आप होगा ऐसे शायद। सोचिए कि इन्होंने पूछा कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं, तो अगर मुझे रिफॉर्म्स लाने हैं तो मैं सिर्फ एक ही डायमेंशन में रिफॉर्म तो नहीं लाऊंगी, 4 डिमेंशन यस। में रिफॉर्म लाऊंगी। तो आप उस 4 डिमेंशन का सोचो कि सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, एजुकेशन के लिए जो चेंजेस किए हैं वो भी सोशल रिफॉर्म्स में आएंगे, जो आपने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की है वो भी आएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली पॉलिसी वो भी सोशल चेंजेस में आ जाएगी। तो आप सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक एक डिमेंशन में सोचो, फिर जो पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आप सोचो। तो जब आप चेंजेस के बारे में सोच रहे हो ना, तो उसको आप इन डिमेंशंस में सोचना शुरू करो। वंस यू विल डू दैट, वो आंसर में दिखना लगेगा।
यस मैम। तो थोड़ा बेटर स्ट्रक्चरिंग करिए और थोड़ा सा एग्जांपल्स और फैक्ट्स डालिए। और ऑल्दो इसमें अच्छे नंबर ऑफ एग्जांपल्स और फैक्ट्स हैं एंड आपको थोड़ा स्ट्रक्चरिंग समझ में आ रहा है, स्पेशली वो जो टेबल वाला आंसर था, दैट वाज रियली गुड। ऐसे ही आंसर लिखने चाहिए। ठीक है मैम, So, थैंक यू। बट इसमें प्रायोरिटाइजेशन बेटर हो सकता है, जैसे कि नॉन वायलेंस के बाद आप इकोनॉमी लिखिए, उसके बाद आप मिलिटेंट अप्रोच लिखिए, और एजुकेशन को आप थोड़ा लेट लिख सकते थे। मतलब पॉइंट्स का प्रायोरिटाइजेशन भी आप देखो, जो सबसे मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसको सबसे पहले लिखो। okay. Thank you, Aman, for the analysis. And one thing I would like Thank to you, add here, this is not only for the Kajal, this is for every one of you. देखो, एक तो इस जो क्वेश्चन क्या है, मैं सभी के लिए पढ़ देता हूँ. प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन. हाईलाइट द डिफरेंसेस इन अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ठीक है. And the introduction written here is both Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose are significant freedom fighters who contributed to India's freedom struggle. So this is a very generic introduction, very vague introduction. ठीक है. It has got it has not got any extra value in this. ठीक है. I understand the problem of Kajal की जब मैं लिखने जाती हूँ तो कुछ इतना जल्दी स्ट्राइक नहीं करता है. It happens with many of the aspirants. It happens. तो उसका सोल्यूशन ये है, देखो इंट्रोडक्शन को जेनेरिक नहीं रखना है और कुछ वैल्यू रखनी है. तो उसमें क्या करो कि जो वन ऑफ द पॉइंट विच यू आर अबाउट टू पुट इन द बॉडी आंसर, मेन बॉडी, उसी को इंट्रोडक्शन में डाल दो. ठीक है. समझ रहे हो? जो Okay. 4-5 पॉइंट्स आप बॉडी में लिखने वाले हो, उसी को उनमें से एक पॉइंट उठा के इंट्रोडक्शन में डाल दो. फॉर एग्जाम्पल, काजल ने लिखा है कि उन दोनों की आइडियोलॉजी में क्या क्या डिफरेंसेस थे. तो काजल ने मेन 5 हेडिंग लिखी है. नॉन वायलेंस में डिफरेंस था, एजुकेशन में डिफरेंस था, आइडियाज ऑफ इकोनॉमी में डिफरेंस था, एंड मिलिटेंट अप्रोच में डिफरेंस था. व्हाई डोंट यू पिक वन ऑफ दोज थिंग्स? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मिलिटेंट अप्रोच, और उसका इंट्रोडक्शन बना दो. ठीक है. और ऐसे ही आप जो जितना जहां पर भी आपको लग रहा है कि यार इसमें तो इंट्रोडक्शन नहीं है, बहुत वेग चला जाएगा, बहुत जेनेरिक चला जाएगा, उसमें से अपना बॉडी, उसने मेन बॉडी में से उठाकर उसमें डालो. देखो ऐसा है कि पहले फर्स्ट इंप्रेशन तो बने. ठीक है. सेकंड इंप्रेशन का बाद देखेंगे. और होता क्या है, व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर मेन बॉडी, तो आपके फिर पॉइंट्स आने लगते हैं. 3 पॉइंट आए, 4 पॉइंट आए, फिर पॉइंट्स आने लगते हैं. तो मेन बॉडी आंसर में कभी कमी नहीं पड़ेगी आपको. पॉइंट्स की, कंटेंट की कमी जो पड़ती है वो इंट्रोडक्शन में ही कमी रह जाती है. इसलिए क्या करो, वहीं का एक पॉइंट उठा के उसमें डाल दो. ठीक है. Sir, we can और say उसमें just एक a बात और. suggestion. Just a suggestion for this Yes. question, we can use as an intro, like you said, कि अगर आप body का एक point उठा के उसको intro बना दो. So we can say that the differences between Mahatma Gandhi ji and Subhash Chandra Bose reached their heights at Tripuri session, where Gandhi ji did not want Subhash Chandra Bose to be the president of INC. The further differences in Yes. the both approaches were, and then going with her table, and Yes, then coming exactly. back. Yeah. Very Yeah, good that's point. Because now that apart from the language of the question, you have added some value into it. ठीक है. You have added some value into it. अब उसमें उन्होंने पूछा ही सिर्फ डिफरेंसेस है. हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच. तो हमें डिफरेंस ही पुट करना है, और वो हमने इंट्रोडक्शन में पुट कर दिया कि देयर डिफरेंसेस रीच एट द हाइट इन दैट सेशन. और जब वो चाहते नहीं थे कि वो प्रेसिडेंट बने. ठीक है. और एक बात और हो सकती है, यहाँ पे तो सिर्फ डिफरेंसेस पूछा है, कोई क्वेश्चन होंगे वहां पे कॉमनलिटीज भी पूछेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अब क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में अब डिफरेंसेस नहीं डालना है, क्योंकि कॉमनलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट देन द डिफरेंसेस. कम्युनिटीज होंगी ना सभी 100 जितनी भी पॉपुलेशन है, सभी में जितनी ज्यादा कम्युनिटीज होंगी तो उतना ही स्टेबिलिटी होती है. तो कम्युनिटी इज मच बेटर ट्रेड देन द डिफरेंसेस. तो अब इंट्रोडक्शन में कम्युनिटीज डालनी है. ठीक है. तो इसका थोड़ा सा जो ट्रिक है इसका ध्यान रखना है. एंड वन मोर थिंग, yes Ankit, thank you for this suggestion. I hope everybody has got that. And one more thing, आपने लिखा है both
introduction में both Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose are significant freedom fighters. So starting word किसी भी इंट्रोडक्शन का you have to choose it very carefully. देखो ये दो बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, और इन दोनों को क्लब करके आप एक जगह लिख दो, एक के साथ लिख दो बोथ, इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन। और वो जो हिस्ट्री के जो एग्जामिनर्स है ना, वो इस चीज पे काम करते हैं। देखो साइंस वाले जो हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इन चीजों पे एस्थेटिक्स हैं, ये गेटिंग माय पॉइंट, एस्थेटिक्स हैं ये। तो Yes, sir. इंजीनियर्स टेक्निकल साइंस वो एस्थेटिक्स पे ज्यादा काम नहीं करते, दे बिलीव इन द रिजल्ट। तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने लिख दिया बोथ महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उनके लिए तो इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन हिस्ट्री के प्रोफेसर को फर्क पड़ेगा कि तुमने दोनों को क्लब करके एक जगह लिख दिया बोथ। दोनों की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है विच इज वे अबाउट द सिंगल एवरेज इंडिविजुअल। तो आपको पहले लिखना है महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, फिर कॉमा लगा के बोथ, या फिर बोथ नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। तो ये थोड़ी बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको अक्रॉस द पेपर आपको थोड़ी थोड़ी चेंज करनी है। GS1 में क्या लिखना है, GS2 में, GS3 में, GS4 में, ठीक है। Sir, what about conclusion? Yes, okay. What about the conclusion? So you have written while there were differences in their approach and struggle for freedom, they both respected each other. Each respected the other's contribution to national freedom struggle. Yes, this is a good conclusion in the sense that as I was talking about the commonalities, ठीक है, क्वेश्चन तो उन्होंने पूछ लिया कि डिफरेंसेस क्या है, बट अल्टीमेटली दोनों का एम तो यही था ना कि भाई भारत आजाद हो जाए, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन व्हिच यू हैव रिटन, यस, दैट बोथ रेस्पेक्टेड द ईच अदर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशनल, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमें एट द एंड हमें यूनिटी दिखानी है, फॉरवर्ड लुकिंग दिखाना है, और एट द एंड हमें ऐसा दिखाना है कि यस वो दोनों के व्यूज अलग थे लेकिन आजादी के लिए थे। सो योर कंक्लूजन इज वेरी फाइन, एंड इट हैपन्स दैट हिस्ट्री के आंसर्स में हमें कंक्लूजन नहीं मिलता है, इट हैपन्स। तो अब ये देखो कि उनका जो हिस्ट्री का जो इवेंट था, whether that event led to any meaningful conclusion in the post independent era or not। मैं कंक्लूजन ऐसे ढूंढता था हिस्ट्री का कंक्लूजन मिलना मुश्किल होता है कि यार क्या क्या कंक्लूजन लिखे। तो ऐसे करो, इवेंट ऑफ दैट हिस्ट्री प्री 1947, whether that led to the meaningful contribution to the post independent era, वो बन जाएगा आपका कंक्लूजन, ठीक है। Yes, sir. ओके देखो अभी हम सभी का एक एक दो आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं टू गिव यू द ब्रॉड आइडिया। सबके जो आंसर्स हैं पूरे आंसर्स इवेलुएट होके आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी कि बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस क्यों नहीं किए, वी आर हियर टू डिस्कस द ब्रॉड थिंग्स, ठीक है। अभी किसी का कोई पर्सनल डाउट है, लाइक इफ यू कैन टेक 1 or 2 डाउट्स देन वी विल एंड दिस सेशन। एनीवन? अच्छा, योगेश ने बोला, अंकित ने बोला है, शशांक ने बोला है, दीपक ने कुछ नहीं बोला है भाई। तुम्हारा तो नाम भी मेरे नाम पर है, मैं ही बोलूंगा क्या सारा? Yeah. Good evening, sir. I had also sent my essay, sir. थोड़ा लेट सेंड किया था, around 4 PM today. No problem, you will get it tomorrow, है ना? Yeah. So if you want to discuss in the session, so please send us at least 24 hours earlier, huh? Oh, okay, sir. Okay, किसी thank और you का very कुछ much, doubt sir. है? सर योगेश। Bye-bye. Yes, Yogesh. Sir, how Sir. should one plan current? Yeah. कौन है? Go ahead, Deepak. Sir, Okay, yeah. So, sir, how should one? Deepak, I am not able to hear you. Please. Sir, how should one plan current affairs for GS2 for like monthly booklets या फिर Ranveer, would you like to answer? for mains?
Yeah, hello, sir. Am I audible? यस दीपक करंट अफेयर्स के बारे में पूछना आपका GS2 के लिए। GS2 में मोस्टली करंट अफेयर काम में आता है। मोस्टली इंट्रोडक्शन हम करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि GS2 में सोशल इश्यूज है तो उसका इंट्रोडक्शन भी करंट से होगा। IR है तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड आते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो उनके इंट्रोडक्शन तो हम आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी से, या कोई कोर्ट की जजमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें बहुत सारे एग्जांपल है वो करंट के डालने होते हैं। तो उसके लिए वैसे जो विजन 365 आती है मेंस, वो सफिशिएंट है। उसके अलावा आप किसी भी एक वेबसाइट से जैसा सर ने भी स्टार्ट किया है वो ऑडियो वाला सिस्टम 15 मिनट का, उसमें भी कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे। वो पूरा का पूरा पेपर एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा लिखने होते हैं उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा बताना होता है। तो आप मैक्सिमम एग्जांपल जहाँ भी आपके पास आए, न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम या फिर यूट्यूब पे कुछ देखते टाइम या फिर कोई मैगजीन आप पढ़ रहे हो, चाहे विजन की हो या किसी और कोचिंग की हो, तो वहाँ से एग्जांपल्स अपने टॉपिक के आगे लिखते रहा करो कि इस टॉपिक में ये वाला एग्जांपल है। जैसे आपने सबने जजमेंट की और ऐसे काफ़ी वो बना रखी होगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एक फाइल में, या एक फाइल में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम और उनका क्या प्रोग्रेस रही है वो सब, या नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट्स के बारे में लिख रखा होगा। तो वैसे एक एग्जाम्पल की सीट और बना लो खास करके GS2 के लिए, तो वो काफ़ी काम आएगी। तो करंट का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल है, लेकिन वो बहुत डेप्थ तक का नहीं है, केवल एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे आगे जैसे भी आते रहेंगे मैं भी आपको भेजता रहूँगा अभी थोड़े दिन बाद। जो जो एग्जाम्पल्स मुझे रिलेवेंट लगेंगे वो मैं आपको भेजता रहूँगा। ठीक। Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, just a minute. I have a small question. May I ask, sir? हाँ, yes. Yeah. Yes, So, go ahead. yes, sir. So it's been 50 years since the case one and the Bharti judgment. So, and there hasn't been any major judgment of the Supreme Court in the last 1 year regarding fundamental rights or anything. So, I've been told. I mean, there was this class wherein this sir said that question on basic structure can be expected, or the case one and the Bharti judgment. So I was just wondering, among these two introductions, which one sounds better? Like the passage of 50 years since the pronouncement of a case one and the Bharti judgment has brought into limelight, has brought it again into focus or something like that, or whether case one and the Bharti judgment is a landmark, is a watershed moment in determining the separation of powers between judiciary and executive, or in the evolution of jurisprudence or something like that. Whether I should explain why the question was asked because it's been 50 years or something like that, or the importance of said judgment or something like that. That is my question. वो तो एज पर क्वेश्चन की डिमांड कैसी है उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा हमें। तो दोनों जजमेंट सही है, दोनों ही इंट्रोडक्शन आपके सही है, कोई सा भी लिख सकते हैं। अगर रिसेंट का कोई जजमेंट नहीं है तो पुराने जितने भी जजमेंट आए हैं वो रिलेवेंट ही होते हैं उनके सारे जजमेंट्स। तो किसी भी जजमेंट को कोट कर सकते हैं हम इंट्रोडक्शन में, और दोनों इंट्रोडक्शन आपके सही है। जैसा क्वेश्चन में पूछा है, अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो आपका जो सेकंड इंट्रोडक्शन है वो लिख सकते हो। केवल फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो पहले वाला इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। केस वन भारती मतलब वर्ड इज इम्पोर्टेंट, वो अब थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ना, हालांकि वो जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में हम थोड़ा डेप्थ तक पढ़ते हैं। अदरवाइज इंट्रोडक्शन में तो थोड़ा सा 2-3 लाइन में लिखना होता है। Do you know the interesting fact about the केशवानंद भारती case? उसने वो केशवानंद भारती ने केस करने के बाद में our country has got such a brilliant judgment, but he himself did not get the justice. क्यों? What was the reason behind it? Sir, it was something to do with right to property and all, no? No, anyone else? What was The judgments of court do not apply retrospectively. Yes, exactly. That's the point. Okay. कि उन्होंने कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने कट ऑफ डेट क्या रखी? 24 अप्रैल 1973 ना।
उसे वो then he was the victim already. So these kind of interesting facts you should put in your answers also, and in essay also, and ethics also. He Supreme was Court was made, Supreme Court was like जो हुआ सो हुआ भाई छोड़ दो. yes, it happens ना कि Yeah. retrospective judgment से apply नहीं होता है. Okay. हाँ योगेश तुम कुछ पूछ रहे थे. सर मैं पूछ रहा था, अभी हम लोग काजल के आंसर देख रहे थे, तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स 6, 7 या 8 इसके आसपास है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने रहने चाहिए? 10 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से क्या हम लोग 10 पॉइंट टारगेट करना चाहिए, और 15 मार्क्स के हिसाब से 15? ऐसे से बहुत सारे टॉपर्स ने बोला हुआ है. या देखो 10 पॉइंट्स है ना बहुत ज्यादा हो जाता है. 10 पॉइंट्स 10 मार्क्स में 10 पॉइंट्स है ना, इट विल ईट अप योर टाइम. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 10 मार्क्स. इसलिए इफ यू कैन राइट द 10 पॉइंट्स तो अच्छा है. फिर होता है क्या है कि बस तुम पॉइंट लिखते जाते हो एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द क्वालिटी इन ईच ऑफ द पॉइंट. सो दैट इज द थिंग. तो यू कैन रिड्यूस इट टू 6, 7 एंड 15 में 10 कर दो. एटलीस्ट यू विल बी एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑल्सो. और कई बार तो टोटल मिला के 10 हो जाने चाहिए, सॉरी जो 6, 7 पॉइंट हो जाने चाहिए, विच मीन्स कि आपने कुछ फैक्टर्स इकोनॉमिक के दिए, कुछ अलग अलग जगह हेडिंग आपने 3 दे दी, बट उनके फिर जो सब हेड्स है उसमें आपके 6, 7 हो जाने चाहिए. ऐसे भी होता है कि आपको यू हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट हेड्स, तो डिफरेंट हेड्स दिए, फिर उनमें सब हेड्स दिए, तो सब हेड्स दिए तो उसमें टोटल मिलाकर आपके 7 पॉइंट्स हो जाने चाहिए, ऐसे करके. एंड इफ यू आर एबल टू राइट 10 पॉइंट्स इन 10 मार्कर, 15 इन 15, तो बड़ा अच्छा है. Any more questions? Or we call off the session? Okay then. I would like to thank you Ranveer and Aman for their support and for evaluating the answers of all our aspirants. And बाकी जिनका आंसर्स इवेलुएट हो गए हैं सबके, जिनका डिस्कशन नहीं हुआ है, आपके आंसर्स आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे. ओके. एंड अमृत सर, सो वी आर Okay. Thank you, Deepak. Very nice session. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you. Okay.